व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, हमारे इस कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। আর আপনারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন যে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটি সবথেকে বড় কনক্লেভ এবং সকাল থেকে আমাদের যেটা নজর অর্থাৎ বিধানসভা নির্বাচন গোটা দেশের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, ইকুয়েশনটা ঠিক কি? देखिए, हम आपको बता दें कि अब हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो काम करने में यकीन रखते हैं। इन्होंने जो भी जिम्मेदारी निभाई है उसे पूरे दिल से निभाया है। बीजेपी के कार्यकर्ता से मंत्री तक का सफर तय किया है। हम बात कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस प्रकाश जावड़ेकर जी की, और उनके साथ है हमारे दो सहयोगी दिनेश गौतम और कुणाल। शुक्रिया आपका। और प्रकाश जी से मैं बात करने जाऊं उसके पहले एक बहुत छोटी सी बात यह है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि फेथ इज द बर्ड दैट कैन सी लाइट इवन व्हेन इट इज डार्क। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उस पक्षी के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ ने कहा था जो उजाले को तब महसूस कर सकता है जब प्रकाश होगा भी नहीं, और प्रकाश जी के हमारे साथ जुड़ने की अनुभूति हमको हो गई है। बांग्ला कॉन्क्लेव में आपसे एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहता हूं प्रकाश जी, वो ये कि यहां पर यह दावा किया गया कि बंगाल के किसान भी त्रस्त हैं, यहां के लोग भी वहां गए हैं ये दिखाने के लिए कि वो सॉलिडेरिटी दिखाते हैं उन मुद्दों से कि रिपील किए जाएं ये बिल। ये इस बारे में आपका क्या टेक है? क्या है इस किसान आंदोलन का सच? बंगाल के किसान त्रस्त है वो इसलिए नहीं कि कानून पास हुए हैं, बल्कि उन्होंने तो कृषि सुधार कानून का स्वागत किया है, क्योंकि उनको फायदा मिलेगा, उनको ऑप्शन मिलेगा, उनको अच्छी कीमत मिलेगी और उनको अच्छे निवेश मिलेगा जो बंगाल में जरूरी है। उनका ट्रस्ट इसलिए है कि जो देश भर के 10 करोड़ किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये मोदी जी डायरेक्ट उनके खाते में भेजते हैं, वो बंगाल के किसानों को नहीं मिलता। और उन्होंने एप्लीकेशन भी किए हैं, और एप्लीकेशन करके केवल सरकार का एक ठप्पा लगना है कि ये सब अकाउंट सही है, इतना सर्टिफाई नहीं कर रही है सरकार, क्योंकि वो मोदी जी की कोई भी स्कीम लागू करना नहीं चाहते और खुद भी नहीं देते। तो ये जो देश भर के किसानों को मिल रहा है 7 लाख करोड़ मोदी जी 10 साल में देने वाले हैं सभी किसानों को। और देखो, आपको याद होगा कांग्रेस ने 2009 में एक घोषणा की कि कर्ज माफी होगी, और उस पर वो चुनाव जीत गए, लेकिन वो 53,000 करोड़ का केवल खर्चा आया उसमें। अब जो मोदी जी कर रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों को तो हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये, साल के 6,000 रुपये देंगे, उसमें अभी तक 1,20,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं, और अभी आगे भी 7-8 साल ये मिलता रहेगा। तो ये जो फायदा देश भर के किसानों को हो रहा है वो बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा है, इसलिए बंगाल के किसान त्रस्त हैं। चलिए, और अब ये कहा जा रहा है, बंगाल पर आते हैं, बंगाल की पॉलिटिक्स में ये कहा जा रहा है कि यहां टीएमसी के लोगों के सहारे ही चुनावी वैतरणी बीजेपी पार करना चाह रहा है। टीएमसी के लोगों के नहीं, सारे देखो, भारतीय जनता पार्टी को 8-10% वोट मिलते थे जब अकेले लड़ते थे, वहां से बढ़कर 14 में वो लगभग 19% हो गए। फिर पिछले विधानसभा चुनाव में वो साधारणतः उतने ही रहे, लेकिन उसके बाद अब एकदम 40% वोट हो गए। ये कहाँ से आए? ये कोई टीएमसी से नहीं, वोटर बदल गया। उसने ममता का रूप देखा, और ममता का रूप सरकार का ऐसा है कि जो लोगों पर बर्बरता करती है, अन्याय करती है, ये सरकार पूरी तरह से जनता के मन से उतर गई है, और इसलिए लोग ये हिंसा और ये करने वालों को नहीं चुनने दे। उन्होंने क्यों कम्युनिस्टों से ममता को सत्ता दी थी? कम्युनिस्ट 30 साल के लिए यहाँ थे, और 30 साल उन्होंने दादागिरी के सहायता से ही राज किया था, तो ममता उसका उत्तर होगी ऐसा उनको लगा, इसलिए ममता को दिया। लेकिन ममता ने 10 साल में वही गुंडा राज कायम किया, वही सारा कटमनी राज स्थापित किया,
और हर चीज़ में लोगों को पार्टी को पैसा देना पड़ेगा, ये जो तय हुआ उससे जनता बड़ी त्रस्त है और बाकी भी सेवा और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए बंगाल परिवर्तन करना चाहता है और ये परिवर्तन इस बार केवल बीजेपी दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट अब तो दोनों इकट्ठा आकर लड़ने की बात कर रहे हैं। यानी मतलब क्या है? मतलब है कि सीधी लड़ाई टीएमसी और बीजेपी में है और इस बार टीएमसी जाएगी, बीजेपी आएगी। ये कहा जा रहा है कि देखिए वही लेफ्ट का काडर था जो टीएमसी के साथ आ गया। अब टीएमसी के वही नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और गड़बड़ियों के, घोटालों के आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है, लेकिन अब वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो कोई गुरेज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। देखो, ऐसा नहीं है, वोटर आया है, नेता बहुत कम लोग आए हैं और जो आए हैं उनका दामन साफ है, उनको ही लिया है। और दूसरा ये किया है कि जब ऐसे धारा में थे कि जहां पूरी भ्रष्टाचार, शारदा नारदा घोटाला ही था, तो वहां से यहां आते ही कल्चर फर्क पड़ता है। तो बीजेपी में आकर लोग बदले हुए सभी राज्यों ने देखा है। प्रकाश जी, घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? बीएसएफ का हवाला दिया जाता है, उसके बाद घुसपैठ अगर समस्या बताई जाती है तो केंद्र सरकार की तरफ उंगलियां उठाई जाती है। नहीं, ये केंद्र सरकार का मुद्दा नहीं है, राज्य सरकार उनको पनाह दे रही है। रोहिंग्या को बसा के और बाकी भी बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी हो गए तो अलग चीज़ है, लेकिन जो घुसपैठी है उनको बंगाल में 11 जिलों में सारा जनसंख्या का अनुपात बदल गया। जहां पहले अनुपात समझो ऐसा है कि किसी एक कोई समुदाय 60% है, कोई समुदाय 20% है, कोई समुदाय और 17-18% है, तो ये बदल गया और एक ही समुदाय अगर 80-80% होने लगा तो ये अचानक कहां से बाढ़ आई? प्रकाश जी, आखिरी सवाल। ऐसा नहीं कि घर में 25-25 लड़के पैदा होने लगे, लेकिन ये है कि घुसपैठी है और उनको पनाह देकर, उनको संरक्षण देकर उनको बसाया जा रहा है। इसलिए बंगाल में उसके खिलाफ एक माहौल है, क्योंकि स्थानीय युवाओं का रोजगार वो छीन लेते। ठीक, आखिरी सवाल ये कि इजरायली दूतावास के बाहर जो हुआ उस बारे में बहुत सारे कयास लग रहे हैं, लोगों में बातें भी चल रही हैं। आधिकारिक रूप से अगर आप कुछ कहना चाहें। आधिकारिक रूप से तो विदेश मंत्रालय ही उस पर ध्यान दे रहा है, सबसे संपर्क है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, सारी एजेंसियां काम में लगी है, पर्दाफाश होगा, गुनहगारों को सजा होगी और वो कब्जे में आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाकी जब ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है तो पुलिस और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके ही प्रवक्ता इसके बारे में जानकारी देते हैं। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता हम उस पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं मानते। कुणाल मेरे साथ हैं, प्रकाश जी वो आपसे सवाल करेंगे। प्रकाश जी, मैं कुणाल हूं, TV9 बांग्ला के जोर से। ये कहा जा रहा है कि बंगाल में कि आप पॉलिटिक्स को ऐसी जगह ले गए, अभी इलेक्शन से पहले आप लोग और तृणमूल कांग्रेस जो देश के ग्रेट लीडर्स है, जो नेता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स को आप नहीं छोड़ रहे। आपने पहले तो ममता बनर्जी ने घोषणा की थी देश नायक दिवस, बाद में आप पराक्रम दिवस घोषणा कर दिए, बीच में ये नेताजी को लेके आप पॉलिटिक्स शुरू कर दिए, वोट पॉलिटिक्स। ये तृणमूल कांग्रेस का भी आपके खिलाफ ये कहना है, क्या बोलेंगे? ये बेबुनियाद आरोप है। नेताजी के अगर जो रिश्तेदार है, जो वारिस है, वो अगर बीजेपी में आए हैं, नेताजी के डॉक्यूमेंट्स जो 70 साल आज़ादी के बाद कभी प्रकाश में नहीं आए थे, वो अगर मोदी सरकार ने बाहर खुले कर दिए हैं, लोगों को इतिहास का सही पता चले, इसकी व्यवस्था की है। नेताजी के जयंती पर पराक्रम दिवस की घोषणा करके पूरे देश में युवाओं को जोड़ने का एक अगर कार्यक्रम बनाया है, ये थोड़ा ही ना बंगाल के चुनाव का मुद्दा है। ये तो नेताजी केवल बंगाल के नहीं पूरे देश के हैं और इसलिए नेताजी पर बंगाल की सरकार ने कुछ नहीं किया, उसको उनको अब दुख हो रहा है
कि हमने कैसे चूक नहीं गए। सर, प्रश्न इसलिए तो उठ रहा हम है चूक कि गए हैं। ये जो चीजें आप नेताजी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन नेताजी को लेके क्या केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बैठ के एक साथ एक दिन घोषणा नहीं कर सकते? क्या ये पॉलिटिकल चाल नहीं है आप दोनों का? नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है। हमारे केंद्र सरकार जितनी भी मीटिंगें करती है उसमें पश्चिम बंगाल कोई आता ही नहीं, मंत्री नहीं आते, अधिकारी नहीं आते। हर मीटिंग में पश्चिम बंगाल को भी बुलाया जाता है, सभी राज्यों की मीटिंग होती है तब उनको भी बुलाया जाता है, लेकिन वो आते नहीं। उनके सवाल है तब भी उनको बुलाया जाता है, लेकिन वो आते नहीं। तो जिनको देश की जनता की, राज्य की जनता की कुछ नहीं पड़ी है, ऐसे लोग राज्य की क्या तरक्की करेंगे? प्रकाश जी, लेकिन वो उनको कहते कोई हैं, इंटरेस्ट नहीं है, वो तो राजनीति करने में तुले हैं। उनका कहना है हम गए तो थे आयोजन में, देखिए वहां नारे लगा दिए और हमारा अपमान कर दिया। नहीं नहीं, जय श्री राम ये अपमान कैसे होता है? हाँ, ये कोई भाई भाषण में आपका डिस्टरबेंस हुआ, आपको भाषण नहीं होने दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। और ये बात है कि आप जैसे खड़े हुए तो लोगों ने जय श्री राम के नारे दिए, तो जय श्री राम कोई देशद्रोही नारा थोड़ा ही है। अच्छा, ये देश का मूल मंत्र है। टीएमसी के लोगों से बात कीजिए तो कहते हैं कि इस नाम को, इस नारे को इतना पॉलिटिसाइज किया है इन्होंने कि अब ऐसा हो गया है जैसे सोने की छड़ी से कोई आपको मारे तो सोने से भी आपको डर लगने लगता है, आप उससे दूर जाना चाहते हैं। नहीं, तो ये उनका डर है। हमने तो सोने की छड़ी के रूप में ही चला रहे, बाकी नहीं कुछ कर रहे। और जय श्री राम का नारा ये चुनावी नारा नहीं है। प्रकाश जी, ये लोग इस देश में जब एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, और जब आदमी गुजर जाता है तो राम नाम सत्य है कहते हैं। तो इस देश के कण कण में राम बसा है। तो राम की ये जो विशेषता है, इस धरोहर की, इस संस्कृति की, इस देश की विरासत है। प्रकाश जी, फिर और से इसलिए उसके नारे लगना ये चुनाव नहीं है, चुनावी राजनीति नहीं है। ये धर्म की राजनीति जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ दिन पहले देखा कि दिलीप घोष ने यहाँ पे बोल दिया कि ममता बनर्जी जो ग्रेटर बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं, ये आईटी सेल्स बीजेपी उनके खिलाफ, जो तृणमूल का जो वो एक्यूज करते हैं कि आपके आईटी सेल्स ऐसे काम कर रहे हैं और बंगाल में एक धर्म के खिलाफ लड़ा रहे हैं। नहीं, हम किसी को कहीं लड़ा नहीं रहे, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि आप अगर, जब आपको दिखता है कि अब हमारी पैरों तले जमीन खिसक रही है, तो आप दुर्गा पूजा को पैसे दोगे, तो अब आप कुछ हिंदू मंदिरों में जाओगे, लेकिन बाकी समय आप एक विशेष पंथ की पुरस्कार करोगे, उसके लिए सब कुछ करोगे। तो ये जनता देख चुकी है और जनता इससे ऊब चुकी है, और इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है, और वो होगे रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये जानते नहीं है यहाँ की संस्कृति को, लेकिन अब चुनाव है तो यहाँ की विभूतियों के साथ खुद को जोड़ के दिखाया जा रहा है, उनके कोटेशंस बोले जा रहे हैं। यहाँ तक कि संसद में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो उसमें कहा गया कि देखिए यहाँ पर भी आपको इस समय बंगाल की जो विभूतियां हैं उनकी कही हुई बातों की झलक मिल रही है, और ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे कुछ है। प्रकाश जी, कुछ है क्या? नहीं, यही तो पूर्वग्रह क्या कह होता है, व्हाट इज प्रिजुडिस। वहां तमिल कवियों का भी कवि का उदाहरण दिया है, बाकी भी महान संतों का उल्लेख हमेशा होता है। तो उसी राष्ट्रपति के अभिभाषण में तमिल कवि का भी उल्लेख है, तो वो क्यों नहीं दिखता आपको? क्योंकि आपकी दृष्टि ग्रसित हो गई है। वो तृणमूल हर बार वो समझते हैं कि बंगाल पर बोलना केवल उनका अधिकार है, और वो जो कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि बाहर से आए। कौन बाहर से आया? सभी इस देश के नागरिक हैं। और दूसरा जो वोटर है, वो वोटर हमारा कहीं दूसरे देश से नहीं आया है। बंगाल में 40% वोटर ने अगर इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कमल पर मोहर लगाई है, यानी कमल का बटन दबाया है, तो वो सभी के सभी बंगाली है। ये भी आखिरी सवाल, कहते हैं कि अगर इस बात को लेकर वाकई बाहर से आए हुए लोगों को लेकर जो बात कही जाती है वो संजीदा होते, तो सीएए के साथ एनआरसी की बात भी साथ में की जाती। देखो, एनआरसी का बिल पास नहीं हुआ है, बिल पास हुआ है सीएए का। सीएए ये है कि लोगों को अधिकार दे रहा है कि जो
शरणार्थी होंगे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, और वो भले हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, उन सबको अगर वो भारत के नागरिक पहले थे या भारत के निवासी है तो भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी, ये कानून बना है। इसमें किसका विरोध है? अच्छा, लोगों ने कहा उसमें मुसलमान क्यों नहीं? अरे मुसलमान का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये तीनों देश डिक्लेयर्ड मुस्लिम कंट्रीज है। उनको रिलीजियस परसिक्यूशन की शिकायत वो अपने ही राज्य में तो नहीं कर सकते। तो जहां रिलीजियस परसिक्यूशन दूसरों का ही होगा तो उनके लिए ये, और जो भारत के मूल है उनको ही ये संरक्षण दिया है, तो इसमें किसको आपत्ति क्या हो सकती है? तो कानून तो सीएए का बना है। एनआरसी तो राजीव गांधी ने लाया 1985 में, फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में लटका, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एनआरसी की लिस्ट सूची तैयार करो। वो उनके सूचना के अनुसार सूची तैयार होती रही। अब सूची को अवसर दिया है कि जिनका भी नाम नहीं है, यह असम का मुद्दा है, और उन सबको फिर से अपने दावे पेश करने का मौका मिला है। तो यही हमारी नीति है, हम किसी दो मजहबों को लड़ाते नहीं। प्रकाश जी बहुत धन्यवाद। हम यहाँ से रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं करते। मुझे और लंबी बात करनी थी आपसे, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि अब आपकी मसरूफियत है। बहुत धन्यवाद, वक्त आपने हमको दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी9 भारतवर्ष और टीवी9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर